नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 20 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में पर्यावरण का एक टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, बायोडायवर्सिटी। इस पर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक पर क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में हम करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे जो आजकल की घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। एक ये पुस्तक पूछी गई थी और इस पुस्तक को मैं फिर से यहाँ पर दे रहा हूँ। फिर से का मतलब ये पुराना प्रश्न है। ऐसी किताबें आपसे पूछी जाती हैं, टुमारोज बायोडायवर्सिटी, और ये रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? इस पुस्तक की लेखिका का नाम आपसे पूछा जा रहा है और वो है वंदना शिवा। 2000 वर्ष 2000 में ये लिखित है पुस्तक इनकी, जो प्रकाशित हुई थी। सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ता और भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका ये थी, मतलब ये है। और इनकी किताब, तो ऐसी किताबें जब भी आपको कुछ चर्चा में मिले तो आपको उनको तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? कौन सा ऐसा पर्यावरण है जहां पर जैव द्रव्यमान का वार्षिक जो उत्पादन है वो न्यूनतम होता है? कहां पर ऐसा होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है गहरे सागर। गहरे सागरों में जो जैव द्रव्यमान है उनका उत्पादन अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वैसे प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर अगर जैव द्रव्यमान की बात करें तो ये नगण्य रहता है। गहराई में जो डीप ओशन होते हैं वहां की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? अब ये क्वेश्चन हमेशा ये कालजयी क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002 में दिसंबर में पारित किया गया। 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। और सरकार ने जैव विविधता संरक्षण कानून 2002 पास किया, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और 2002 में पारित इस कानून का उद्देश्य था जैविक विविधता की रक्षा करना, टिकाऊ उपयोग जैसे हो सके जैव विविधता का, ये सारे उपाय इसमें किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? कहां पर है सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि, किस राज्य में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत के गुजरात में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है। और ये दूसरा स्थान किसके पास, कौन सा है? आंध्र प्रदेश स्टेट का है। दूसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आर्द्र वाला जो दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी तिथि है जब वेटलैंड दिवस मनाया जाता है? ये प्रश्न कभी कभी ऐसे ही आपसे पूछ लिए जाते हैं हिंदी में, कोई जरूरी नहीं है कि इसका ट्रांसलेशन किया जाए। तो जो वेटलैंड डे है ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि दिवस पूछे आपसे, चाहे इसको वेटलैंड डे पूछे, तो एक ही बात है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में रामसर एक स्थान पड़ता है ईरान में, वहां पर इस पे हस्ताक्षर किए गए थे, तभी से इसको मनाया जाना शुरू किया गया। मतलब ये तिथि इसीलिए चुनी गई 2 फरवरी की तिथि। अगला जो प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर क्रोकोडाइल पाया जाता है और मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। ये यूपीएससी के लेवल का प्रश्न है, यूपीएससी की तरह का प्रश्न है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो क्रोकोडाइल पाया जाता है, क्या ये सही है? लवण जल मगर, और आपको सही बताना है, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। तो ये केवल पहला सही है। अंडमान और निकोबार में ये तो पाया जाता है, डॉल्फिन, व्हेल, क्रोकोडाइल, डुगॉक्स, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन श्रू और टैपीर जो है ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में नहीं पाए जाते, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, किसमें होती है? काली सूची में, रेड डेटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में? तो ये रेड डेटा बुक जारी की जाती है। जो ये विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं इनके लिए रेड डेटा बुक जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये संकटग्रस्त प्रजातियों के संबंध में लाल सूची जारी करता है, रेड सूची। और इसमें अधिकांश प्रजातियां जो विलुप्ति के कगार पर हैं, जिन पे खतरा मंडरा रहा है, उनको शामिल किया जाता है। IUCN की सूची में बहुत सारी लाखों प्रजातियां शामिल है और ये बढ़ती ही जा रही है संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों
या माध्यम के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो क्या क्या माध्यम है जैव विविधता के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार कैसे निर्मित होता है? तो मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण, ये सारे कारण हैं। सस्य परागण भी होता है, क्रॉप पोलिनेशन, सॉइल कंस्ट्रक्शन होता है, प्रिवेंशन होता है और वेस्ट रिसाइकलिंग होती है। तो ये सब कुछ सही है और इसका सही उत्तर सब हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि प्रवाल भित्तियां जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखिए सुंदरवन में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती, बाकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुंदरवन में नहीं पाई जाती। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप, ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर जो प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल रीफ्स हैं, वो पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अगर प्रवाल विरंजन पूछा जाए आपसे तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? कोरल ब्लीचिंग, कोरल का नष्ट हो जाना। तो इसके लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो है वैश्विक उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सहजीवी शैवाल का जो मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों वैश्विक उष्मन के कारण, पर्यावरणीय दबाव के कारण ये होती है। अगला जो प्रश्न है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के लक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? महत्वपूर्ण रणनीति, स्ट्रेटेजी, जो विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन का संरक्षण भी हो सके। तो इसके लिए जो सबसे सटीक है रणनीति वो क्या होनी चाहिए? जीवमंडल निचय, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उपवन या वन्य जीव अभ्यारण्य? तो सोचकर उत्तर दीजिए। इसके लिए सबसे सही है नेशनल ये बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जीवमंडल जो नीचे होता है, इसमें जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन का संरक्षण भी होता है। एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानवीय व्यवस्था का अभिन्न होता है और बाकी सब में तो हस्तक्षेप होता ही नहीं है। तो दोनों में अगर सामंजस्य करना है तो जीवमंडल जो नीचे है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये ज्यादा सही है, उपयुक्त विकल्प है। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है? तो क्रायो बैंक एक्सीटू संरक्षण, एक्सीटू का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जहां पर वो नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, दूसरे स्थान पर उनको रखना। तो इसके लिए जो गैस प्रयुक्त की जाती है वो है नाइट्रोजन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वो गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और एक्सीटू संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों और भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। जैसे जो जानवर होते हैं उनमें सीमेंट डाला जाता है, तो उसको द्रवित नाइट्रोजन में रख के ही लेके जाया जाता है, जिससे कि वो संरक्षित रह सके। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। आनुवंशिक विविधता राष्ट्रीय उद्यानों में कैसे उसका रखरखाव किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो जो ये तरीका है, ये इंसिटू है कि एक्सिटू है कि जीन पूल द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो आनुवंशिक विविधता का रखरखाव ये इंसिटू संरक्षण के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में क्या होता है, जहां पर वो है उसको घोषित कर दिया गया, यानी जहां है वहीं, अलग नहीं ले जाया गया, तो ये इन सीटू होगा। और मान लीजिए कोई शेर वहां से निकाल के फिर किसी अलग जगह रखा गया तो एक्स सीटू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है वो इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता है, पोषण स्तरों की अधिक संख्या है, पारिस्थितिक तंत्र की आयु है, ये जितना ज्यादा होगी ठीक होगा, लेकिन पोषण स्तरों की कम संख्या ये जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए नहीं, घटोतरी के लिए आवश्यक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब आवश्यक नहीं है, कहने का मतलब जिम्मेदार है। पोषण स्तरों की कम संख्या उसकी वृद्धि नहीं करेगी। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? तो जैव विविधता को संकट किससे होगा? अगर पेड़ पौधे कट जाए, वनस्पतियों का विनाश हो जाए, प्राकृतिक निवास और वनस्पतियां जो है वो नष्ट हो जाए। तो ए ऑप्शन ही दिया हुआ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स एंड फ्लोरा। अगर ये हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए इनका, तो वो सबसे बड़ा संकट होता है जैव विविधता के लिए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। माना जाता है, बिल्कुल सही है, वनस्पति शास्त्रियों के लिए ये अच्छी जगह है। सिक्किम पूर्वी घाट के, पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्थित है। तो हॉटस्पॉट में ये आता है कि नहीं आता है, ये चेक करिए। तो हॉटस्पॉट में भी ये आता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है। एक तो वनस्पति शास्त्रियों का ये स्वर्ग है, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था।
और पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है। इसी कारण से इसको जैव विविधता से परिपूर्ण होने के कारण जो इनको वनस्पत शास्त्रियों का स्वर कहा जाता है। यहाँ पर आदिवासियां, लेपचा, भूटिया और नेपाली ये लोग रहते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता का हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो सुंदरवन, पश्चिमी घाट, मानस, चेरापूंजी। तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। भारत में हॉटस्पॉट देखें तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत म्यांमार सीमा, सुंडालैंड ये हॉटस्पॉट है भारत के। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, म्यांमार भारत सीमा पर सुंडालैंड ये है। ठीक है ना। ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होगी तब आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी हमने हिस्ट्री कंप्लीट की है। IAS प्रेप एकेडमी जो चैनल है वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री लगभग समाप्ति है और उसका टेस्ट भी होने वाला है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी ऐप पर लक्ष्य 2021 के नाम से वो टेस्ट होगा, उसमें जो क्लासेस चलती रहेंगी उसका टेस्ट होगा। तो पहला टेस्ट ये सब फ्री रखा गया है अभी, तो इसको आप देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र में विशेषतः जो वनस्पतियां हैं वो पाई जाती हैं विदेशज यानी कि विदेश से आने वाली, और यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। अब सोच कर दीजिए इसका उत्तर। थर्ड बेस प्रश्न है कॉन्सेप्ट वाला, तो इसका सही उत्तर है कि ये विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। मनुष्य तो हर जगह हस्तक्षेप कर रहा है और इसका प्रमुख कारण है कि विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलित होना। यहाँ पर जो ये सम्मिलित होती हैं, विभिन्न जो जीव भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित होते हैं इसमें, इसी कारण से ये जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। ठीक है, ये विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। अगला जो प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो फूलों की घाटी यूके में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, गढ़वाल क्षेत्र में ये आता है। और ये फूलों की घाटी विश्व जो मतलब ये यूनेस्को के द्वारा सन 1982 में विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभ्यारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक ये भाग है, ध्यान रखिएगा। और इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ थे, उन्होंने लगाया था। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी और साइलेंट वैली अलग अलग है। साइलेंट वैली केरल में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। तो साइलेंट वैली जो है ये केरल राज्य से संबंधित है और ये शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। 1984 में नेशनल पार्क इसको घोषित किया गया था, इसको साइलेंट वैली को। अगला जो प्रश्न है वो करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में किस कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का 17 फरवरी 2021 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है कैप्टन सतीश शर्मा, जो कि कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो उसमें ये क्योंकि कांग्रेस नेता थे तो इनकी समर्थित सरकार थी, तो ये मंत्री थे उस समय। PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ये कैबिनेट में थे और इनका अभी निधन हो गया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर अटल पर्यावरण भवन का उदाहरण किया गया है? तो ये उद्घाटन जो किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप में। प्रकाश जावड़ेकर जो जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, तो उन्हीं की मंत्रालय की तरफ से किया गया है। अगला जो प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये जो कार्यक्रम है ये सौरांजलि कार्यक्रम है, सौरांजलि, और 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया है। ठीक है, तो एकदम से इस समय गवर्नमेंट को नेताजी याद आए हैं, कारण आपको पता है। अगला जो प्रश्न है, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत नर्सिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए कितने शहरों को चुना गया है? तो नर्सिंग नेबरहुड चैनल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया है, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए। और इसके तहत शहरों की संख्या है 25 शहर चुने गए हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। 18 फरवरी 2021 को ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नर्सिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए 25 शहरों, जिनमें कि शामिल है अगरतला, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, धर्मशाला, इरोड, हुगली, धारवाड़, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, काकीनाडा, कोच्चि, कोहिमा, कोटा, नागपुर, राजकोट, रांची, रोहतक, रैंकेला, सलेम, सूरत, तिरुवनंतपुरम, तिरुपुर, उज्जैन, बड़ोदरा और वारंगल, ये सब शामिल है जिनको चुना गया है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं, कितने शहर चुने गए ये ठीक है। यूपी का कोई इसमें तो ऐसा है नहीं, क्या है कोई ऐसा तो दिख नहीं रहा है कोई। MP वाले MP का देख ले, MP PCS का एग्जाम जिनको देना है। देश में मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया गया, किस तिथि को किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ सॉरी
जो किया गया है वो तिथि है 19 फरवरी 2021। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं हर्षवर्धन, उन्होंने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए ये गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया गया है। टीकाकरण से रिलेटेड है, आपको पता ही है इसमें क्या क्या आता है, जरा टाइप कीजिएगा। अगला जो यानी कि कवरेज क्या है इसका, जिलिंग लंगलोटा लॉ-वेस्ट ब्लॉक और ग्वाली लॉ-वेस्ट ब्लॉक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो जिलिंग लंगलोटा लॉ-वेस्ट ब्लॉक और ग्वाली, ये दोनों याद रखिएगा कि इन दोनों का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने नवीन पटनायक जो सीएम है उड़ीसा के, उनके साथ मिलकर संयुक्त रूप से उड़ीसा की 2 नई लौह खदानों का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये इन खदानों से उड़ीसा के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व, विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर, ये सब उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम की तरफ से ये आपको मैसेज है, और उन कोर्सेज में आपको जो तैयारी कराई जाएगी, जो हेल्प की जाएगी, उससे आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी और आप अपने सिलेक्शन को मतलब एक श्योर तौर पर देख पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर मटेरियल के लिए। तो इसके लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं 6307281212 पर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। किस संगठन ने 100वीं K9 वज्र टैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर भारतीय सेना को डिलीवरी की है? तो किसने किया है? तो ये किया है लार्सन एंड टुब्रो ने। लार्सन एंड टुब्रो ने, LNT जिनको बोलते हैं, 100वां K9 वज्र ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर का निर्माण किया और इसे भारतीय सेना को डिलीवर कर दिया। ठीक है, यह 2017 में प्रदान किए गए अनुबंध की अंतिम होवित्जर है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रणाली दक्षिण कोरियाई रक्षा कंपनी हानवा डिफेंस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ बनाई गई। तो इसमें जो हेल्प किया है वो जो साउथ कोरिया की कंपनी है हानवा डिफेंस, उसने हेल्प किया है और LNT ने इसको बनाया है। और ये 100वां K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। अगला जो प्रश्न है, टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट के नाम से जारी की गई। उसमें शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये है चंद्रशेखर आजाद। ये आर्मी सेना वाला चंद्रशेखर आजाद है। और ये बाकी ये अपूर्व मेहता, शिखा गुप्ता और रोहन पाउलुरी हैं, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, ना कि भारतीय हैं। है तो मतलब इनका नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। लेकिन विशुद्ध भारतीय देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाँ, इसमें कितने भारतीय शामिल हैं अगर देखा जाए तो भारतीय मूल की हस्तियों में यूके के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, विजया गद्दे और इंस्टाकार्ट के संस्थापक और सीईओ अपूर्व मेहता, शिखा गुप्ता और रोहन पाउलरी हैं। ये भारतीय मूल के हैं। लेकिन जो ये हैं चंद्रशेखर आजाद, ये टाइटल लगाते हैं, दलित बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल चलाते हैं, उनको इस सूची में स्थान दिया गया है। भीम आर्मी के नेता हैं जो कि मूल रूप से भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुबरी फुलवाड़ी पुल जो हाल ही में खबरों में था, किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये जो पुल बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र पर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो पुल बनाया गया, अभी इसका शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा असम में। ये धुबरी से मेघालय के फुलवाड़ी तक 19 किलोमीटर लंबा 4 लेन का पुल है, बहुत लंबा है। और बराक घाटी में परिवहन कनेक्टिविटी इससे सुधर जाएगी। ये 4 उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और असम के बीच दूरी को भी क्या कर देगा? कम कर देगा। और अंतिम प्रश्न है, किस नेता को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है, उनको दिया गया है। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल इस समय कौन है, मैंने आपको बताया था, तो जरा टाइप करके बताइएगा। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और स्कॉच समूह द्वारा घोषित इस पुरस्कार के लिए चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित है। और इस पुरस्कार की घोषणा स्कॉच समूह के द्वारा जब की गई तो कहा गया कि YSR रैतु भरोसा केंद्र जैसी योजनाओं ने ग्रामीण स्तर पर एक बेहतर मॉडल प्रस्तुत किया है। तो जगन मोहन रेड्डी को ये पुरस्कार दिया गया। कैसा लगता है आपको डेली 30, जो कि जल्दी बंद कर दूंगा मैं, मेरे बस की बात नहीं है ना। और मैं रोज रोज इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि देखिए बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रही है। अभी सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन इसको क्या किया जाए, और संख्या इसकी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो थोड़ा बहुत शेयर वो करके देख लीजिए और उसके बाद देखते हैं
क्या कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के लिए कार्यक्रम चलाना, लेकिन फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। मेरी टीम बहुत परेशान है इस कार्यक्रम को लेके, एक व्यक्ति पूरा दिन इसमें लगा रहता है तब जाके ये बन पाता है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। कल आपका डे 30 का टेस्ट है वीकली। जब ये डे 30 कार्यक्रम बने बंद होगा तो वो भी बंद हो जाएगा, तो वीकली टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट करें, अच्छे से टेस्ट दें, और टेस्ट दे के आप लोग अच्छे से रैंक हासिल करें। और यहाँ पर जब टेस्ट में अच्छी रैंक आपकी आएगी ईमानदारी के साथ, तो आपको पास होने में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।